नमस्कार। मैं डॉक्टर देवाराम, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज निम्बाहेड़ा, आज आपको अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों के अंतर्गत निगमन विधि और आगमन विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पूर्व के 2 व्याख्यानों में मैंने आपको अर्थशास्त्र के परिचय के अंतर्गत अर्थशास्त्र के इतिहास, अर्थ, परिभाषा, विषय वस्तु और इसकी प्रकृति के बारे में बताया था। आज हम अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका पहला भाग है निगमन विधि और आगमन विधि। ज्ञान विज्ञान की प्रत्येक शाखा को कुछ अध्ययन पद्धतियों का अपनाना पड़ता है। जब भी किसी भी ज्ञान विज्ञान की शाखा के लिए नियम प्रतिपादित किए जाते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं, अध्ययन किया जाता है, तो उसके कुछ निश्चित नियम होते हैं, कुछ निश्चित विधियां अपनाई जाती हैं। उसके आधार पर सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अर्थशास्त्र भी अपने अध्ययन के अंतर्गत अपने नियम और सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए कुछ निश्चित विधियों और पद्धतियों को अपनाते हैं। इन पद्धतियों में मुख्य रूप से निगमन तथा आगमन अध्ययन प्रणाली और स्थितिक तथा प्रायोगिक अध्ययन विधियां हैं। निगमन तथा आगमन कार्यविधि या पद्धतियां वास्तव में जो विधियां हैं, अध्ययन पद्धतियां हैं, इनको कार्यविधि भी कह सकते हैं, पद्धतियां भी कह सकते हैं, उपागम भी कह सकते हैं, अध्ययन पद्धतियां, अध्ययन प्रणालियां भी कहते हैं। निगमन तथा आगमन पद्धतियों के बारे में यदि हम देखें तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि निगमन विधि के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर रुख होता है, अर्थात फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, और आगमन विधि के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर, अर्थात फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर टू जनरल रुख रहता है। अर्थात इसका मतलब हम यूँ मोटे तौर पर या ऊपरी तौर पर यूँ समझ सकते हैं कि निगमन विधि के अंतर्गत जब अध्ययन किया जाता है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है। जैसे मैं एक सामान्य उदाहरण देता हूँ कि हम भारत की अर्थव्यवस्था के संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में यदि हम अध्ययन करने के बाद उसके आधार पर विभिन्न राज्यों की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर रुख कहलाता है। जैसे मान लेते हैं हमने भारत के साक्षरता की दर के आंकड़ों को लिया हमने और उसका अध्ययन किया। उसके बाद हम देखें कि अलग अलग राज्यों की साक्षरता की दर क्या है, तो हम अध्ययन के बाद पाएंगे, उनके आंकड़ों को विश्लेषण करने के बाद पाएंगे कि कोई राज्य भारत की संपूर्ण साक्षरता की औसत दर से कहीं अधिक है तो अनेक राज्य उसके बराबर हैं, तो बहुत से राज्य की साक्षरता की दर उनसे कहीं नीचे होगी। जब हम भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था संपूर्ण साक्षरता के आंकड़ों के आधार पर दूसरे राज्यों के, अलग अलग राज्यों के साक्षरता के आंकड़ों को देखकर तुलना करते हैं और एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर रुख कहलाएगा। जबकि आगमन विधि के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हम, अर्थात अलग अलग राज्यों की खेती या कृषि की उत्पादकता को लेकर हम अध्ययन करें और फिर संपूर्ण भारत के लिए उन राज्यों से मिले आंकड़ों के विश्लेषण से परिणामों के आधार पर सामान्य नियम या सामान्य विश्लेषण के आधार पर सामान्य परिणाम हम पूरे संपूर्ण भारत के लिए देखें
या उनका अध्ययन करें या उनको हम प्रतिपादित करें तो ये विशिष्ट से सामान्य के ओर अध्ययन कहलाएगा। विस्तार से हम निगमन विधि को इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। निगमन विधि के अंतर्गत सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, अर्थात पूर्व में प्रतिपादित सामान्य या सर्वमान्य स्वयं सिद्ध सिद्धांतों अथवा नियमों से तर्क, तथ्यों व सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण कर नए नियमों, उपनियमों, विशिष्ट नियमों का प्रतिपादन करना निगमन विधि की मुख्य कार्यविधि है। निगमन विधि में 3 स्थितियां हैं, अर्थात निगमन विधि के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो इसकी 3 स्टेप्स है। पहला है नियम, सिद्धांत या पूर्वावयों का चयन कर निरीक्षण के द्वारा तथ्यों का संकलन करना, अर्थात पहले से जो नियम या सिद्धांत प्रतिपादित हो चुके हैं या सर्वमान्य सिद्धांत है, सर्वमान्य सत्य है, उनका संकलन कर उनके आधार पर संकलन करना तथ्यों का। और फिर दूसरा है तर्क विधि व विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष निकालना, तथा तीसरा है पर्यवेक्षण, तर्क विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों का परीक्षण कर पुष्टिकरण करते हुए कसौटी पर खरा उतरने पर उपनियम या विशिष्ट नियमों का प्रतिपादन करना और इनको पुनः स्थापित करना या नए सिद्धांतों को स्थापित करना। निगमन विधि के ये 3 मुख्य चरण हैं। इसके उदाहरण के तौर पर हमने एक मोटे तौर पर उदाहरण देखा था, लेकिन इसके उदाहरण के तौर पर जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है, इसको मैं इस तरह से आपको बता सकता हूँ, और मुख्य रूप से ये अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग है जो कि मांग के नियम के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उत्तरोत्तर उपभोग करने पर उपभोक्ता को प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता या संतुष्टि घटती जाती है। यह आप लोग मांग के नियम के अंतर्गत पढ़ते हैं इस सिद्धांत को। यह एक स्वयं सिद्ध सत्य है जिससे सीमांत उपयोगिता हास नियम बना। इसी प्रकार जिस वस्तु की पूर्ति या स्टॉक अधिक होता है उसका महत्व कम होता है, अर्थात उसका मूल्य कम होता है। यह भी स्वयं सिद्ध सत्य है। इनके आधार पर निगमन विधि के द्वारा तर्क आधार पर यह कहा जा सकता है कि धनी व्यक्ति के लिए मुद्रा की एक इकाई का मूल्य या उपयोगिता निर्धन व्यक्ति की अपेक्षा बहुत कम होता है, अतः मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिरती हुई होती है। इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि एक 10 रुपये के नोट की वैल्यू एक धनी व्यक्ति के लिए बहुत ही कम होती है, जबकि एक निर्धन व्यक्ति के लिए जो 100 रुपये रोज़ कमाता है उसके लिए 10 रुपये की उपयोगिता बहुत अधिक होती है, और एक जो 10,000 महीने दिन के कमाता है उसके लिए उसी 10 रुपये की इकाई तो बराबर है, 10 रुपये का नोट ही लिया हमने, लेकिन दोनों के लिए उसकी उपयोगिता अलग अलग है। और ये जो सिद्धांत है इसे हम यूँ कह सकते हैं, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिरती हुई होती है। ऐसे में यदि कराधान किया जाए तो आनुपातिक आधार पर न किया जाकर प्रगतिशील आय के आधार पर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आनुपातिक आधार पर किया जाएगा तो निर्धन व्यक्ति भी या जो जिनकी कम आय हैं वो भी अनुपात के तौर पर उतनी ही परसेंटेज अपनी आय का देगा, कर के रूप में चुकाएगा, और धनी व्यक्ति भी उतनी ही अपने आय के अनुपात के अकॉर्डिंग अर्थात परसेंटेज के अकॉर्डिंग उतना ही कमाए आय के रूप में चुकाएगा, जो कि करारोपण के सिद्धांतों के अनुसार ये शोषण होगा या अन्याय होगा। इस कारण इस नियम के आधार पर कराधान आनुपातिक आधार के अपेक्षा प्रगतिशील आधार पर होना चाहिए। इस प्रकार पूर्व प्रतिपादित नियमों, स्वयं सिद्ध सत्यों, पूर्वावयों के आधार पर नए नियम, उपनियम, विशिष्ट नियमों का प्रतिपादन करना इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है। और यह विधि मुख्य रूप से प्रतिष्ठित तथा नव प्रतिष्ठित विचारधारा के विचारकों ने इसका अधिक उपयोग किया था। इनके नाम मैं आपको बता सकता हूँ। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जिन्होंने जनसंख्या के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया था। डेविड रिकार्डो, जिन्होंने लगान का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जॉन स्टुअर्ट मिल,
मसाउ सीनियर, अल्फ्रेड मार्शल को सबसे अधिक हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। इन सभी ने निगमन विधि के आधार पर अपने सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन किया था। और मुख्य रूप से जो सिद्धांत है मैंने अभी बताया आपको, लगान का सिद्धांत, अधिकतम संतुष्टि का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत आदि। यद्यपि इन अर्थशास्त्रियों ने, जिनके नाम मैंने गिनाए हैं, इन्होंने और अन्य अन्य प्रतिष्ठित और नव प्रतिष्ठित विचारधारा के अर्थशास्त्रियों ने निगमन विधि के साथ साथ आगमन विधि को भी अपनाया है। आगमन विधि को हम इस प्रकार विस्तार से पढ़ सकते हैं। आगमन विधि के अंतर्गत विशिष्ट निष्कर्षों या सिद्धांतों से सामान्य निष्कर्षों, सिद्धांतों, नियमों का निर्माण किया जाता है। अन्य शब्दों में इस विधि में आर्थिक समस्याओं, घटनाओं या तत्वों से संबंधित पूर्व सूचनाओं, उपलब्ध तथ्यों का संकलन कर निरीक्षण करते हुए अध्ययन व विश्लेषण द्वारा विशिष्ट निष्कर्षों के आधार पर उनका सामान्यीकरण किया जाता है तथा सामान्यीकरण का परीक्षण में खरा उतरने पर सामान्य नियम या सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस विधि के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। पहला चरण है आर्थिक समस्या का चयन करना। दूसरा चरण है सूचनाओं, तथ्यों, समंकों का संकलन कर सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हुए विश्लेषण करना। और तीसरा चरण है विशिष्ट समस्या से संबंधित सूचनाओं, तथ्यों के विश्लेषण से निकाले गए निष्कर्षों का निरीक्षण करना। तथा अंतिम है विशिष्ट समस्याओं के निष्कर्षों के विश्लेषण, निरीक्षण तथा परीक्षण के आधार पर उनका सामान्य धरातल पर जांच कर सिद्धांत या नियमों का प्रतिपादन करना। जैसे मैं इसका एक और उदाहरण बताता हूँ आपके सामने। मान लेते हैं हम ये जानना चाहते हैं कि भारत में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। तो इसके लिए यदि हम आगमन विधि का उपयोग करते हुए अध्ययन करना चाहें तो उसके लिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों या अलग जगहों से महिलाओं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है उनसे सूचनाओं को एकत्रित कर, तथ्यों का संकलन कर, उनके आधार पर निष्कर्ष निकाल कर, जो कि एक तरह से विशिष्ट निष्कर्ष हो गए, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग स्थानों के, अलग अलग राज्यों या जिलों के या ब्लॉक्स के अलग अलग तथ्यों के संकलन के आधार पर निष्कर्ष विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले जाएंगे। और वो सभी निष्कर्ष एक साथ जोड़कर उनका सामान्यीकरण किया जाए और यह जो पूरे भारत के लिए नियम प्रतिपादित होगा या जो सामान्य निष्कर्ष हमारे सामने आएंगे, यह विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन कहलाता है। ये आगमन विधि कहलाती है। आगमन विधि के 2 रूप है। यद्यपि हम यूँ कहें तो ये परीक्षणात्मक अथवा प्रायोगिक रूप और दूसरा है सांख्यिकी रूप। अर्थात परीक्षणात्मक या प्रायोगिक रूप का अर्थ यहाँ ये है कि प्रयोगशालाओं के माध्यम से या ऐसी प्रयोगशाला या ऐसे प्रयोग करने के लिए ऐसे स्थान होते हैं जिसके अंदर हम प्रयोग कर किसी भी नियम के निष्कर्ष तक पहुँचते हैं या किसी भी समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन कर एक प्रयोगशाला के माध्यम से प्रयोग करते हुए प्रामाणिकता के आधार पर हम निष्कर्ष निकालें। तो ये प्रयोगात्मक या फिर परीक्षणात्मक रूप होगा आगमन विधि का। लेकिन दूसरा जो रूप है वो है सांख्यिकी रूप। सांख्यिकी रूप अधिक अपनाया जाता है अर्थशास्त्र में। क्यों? क्योंकि परीक्षणात्मक या प्रायोगिक पद्धति के अंतर्गत विशिष्ट प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है, जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। यह आगमन विधि का ये जो रूप है, प्रायोगिक रूप, यह प्राकृतिक विज्ञानों में और भौतिक विज्ञानों में अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जांचने और परखने के लिए प्रयोगशालाएं उपलब्ध होती है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आगमन विधि का दूसरा रूप, जिसे हम सांख्यिकी रूप कहते हैं, इसका उपयोग करते हैं और इसके अंतर्गत सांख्यिकी विधियों का सहारा लिया जाता है। अर्थात मैंने
अभी जो बताया था उदाहरण, उसके अंतर्गत किसी भी समस्या का हम चयन करते हैं, उनसे संबंधित तथ्यों का संकलन करते हैं। तथ्यों का संकलन करने के बाद में उनको हम सांख्यिकी विधियों के अनुसार, जब आप सांख्यिकी पढ़ेंगे तो उसमें पूरी विधियाँ उसमें दी गई होगी, स्टेप्स दी होगी, उन तथ्यों को उनकी सजातीयता के अनुसार, विजातीयता के अनुसार उनको हम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं। उसके बाद वे सांख्यिकी विधियों का उसमें प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर जो रिजल्ट हमारे सामने होते हैं, परिणाम हमारे सामने होते हैं, उन परिणामों के आधार पर उनकी जांच की जाती है, जो परिणाम हमने निकाले हैं, और उन जांच के बाद खरा उतरने पर नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने इससे पूर्व दोनों विधियां पढ़ी है, इन विधियों में यदि दोनों विधियों का संयुक्त रूप से या क्षेत्र, जगह, समस्या या आर्थिक अध्ययन के आधार पर इन विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी विधि अपने आप में पूर्ण नहीं होती, दोनों ही विधियों का मिश्रण या फिर समय, स्थिति और अध्ययन या समस्या के आधार पर विधि का चयन करना ज़्यादा उपयुक्त रहता है। और आधुनिक समय में तो इन विधियों के अलावा, जैसे कि हम स्थैतिक और प्रायोगिक विश्लेषण का भी अध्ययन हम बाद में करेंगे अगले व्याख्यान में, लेकिन इनके साथ साथ अनेक नए आयाम आए हैं शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में। ये जो तकनीकी और सूचना और तकनीकी का जो युग है, इसमें अनेक विधियाँ, अनेक पद्धतियाँ, अनेक प्रणालियाँ और अनेक तकनीकें ऐसी आई है जो कि अध्ययन में, अनुसंधानों में और शोध कार्यों में सहयोग कर रही है, और इनका समावेश हर ज्ञान विज्ञान की शाखा में होने लगा है। और अर्थशास्त्र में भी इन आधुनिक तकनीकों का और उपकरणों का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारे अध्ययन, हमारे शोध, अनुसंधान और भी ज़्यादा प्रामाणिक हो गए हैं और कम समय में हम नियमों और सिद्धांतों और निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। आज हम इन निगमन और आगमन विधि के साथ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।